बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट CS 502 जो है हमारे पास एल्गोरिदम उसके मैंने कुछ वीडियोस अलग-अलग बनाए थे, लेकिन स्टूडेंट्स बार-बार पूछ रहे थे कि उसकी वीडियो नहीं आई। तो यहाँ पर मैं आपके लिए 6 जो लेक्चर्स है 32 से लेकर 38 तक उनकी जो वीडियोस मैंने अलग-अलग बनाई हैं उनको मेगा लेक्चर के तौर पे कंबाइन करके आपके लिए प्रेजेंट कर रहा हूँ, जिसके अंदर सारे एल्गोरिदम्स डिस्कस किए गए हैं। आप उनको देखें जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं हबीबुल्लाह कमर और आप देख रहे हैं theITeducation.com यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, एल्गोरिदम एनालिसिस के अंदर हमारे पास ग्राफ थ्योरी जो है उसके ऊपर मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई हैं और एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम में हम ग्राफ को किस तरह से ट्रेवर्स करते हैं इसके ऊपर भी वीडियोस मौजूद हैं और प्ले लिस्ट का लिंक जो है वो, लेकिन वो कोर्स के स्पेसिफिक वीडियोस हैं। आज मैं इंतहाई अहम एक चीज़ आपके साथ शेयर करता हूँ कि स्ट्रांगली कनेक्टेड ग्राफ जो है ये हमारे पास क्या होता है। स्ट्रांगली कनेक्टेड ग्राफ जो है और कंपोनेंट ग्राफ, दो चीज़ों के ऊपर मैं बात करूंगा। टेक्निकली अगर हम इसको डिफाइन करें तो स्ट्रांगली कनेक्टेड ग्राफ ऑफ ए डायरेक्टेड ग्राफ इज अ मैक्सिमल ऑफ वर्टिसेस। इसमें क्या है, v इज रीचेबल फ्रॉम u एंड u इज रीचेबल फ्रॉम v। अगर दो आपके पास ऐसे वर्टिक्स मौजूद हैं कि u से आप रीच कर सकते हैं v तक और v से आप रीच कर सकते हैं u तक, तो हम कहेंगे कि ये हमारे पास एक स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट होगा। किस तरह से हम इसको फाइंड करते हैं इसकी हम बात करेंगे। तो हमारे पास देखें जी, ये इसका एल्गोरिदम है, सूडो कोड उसका लिखा हुआ है। DFS को कॉल करें, कंप्यूट करें, जो हमारे पास टाइम है ग्राफ के, कॉल करें DFS को, बट इन द मेन लूप आप इसको इस तरह से, और इसका रनिंग टाइम बताया हुआ है। बहरहाल यहाँ पर हम देखते हैं कि ये एक ग्राफ है हमारे पास और ये जो एरोज बन रहे हैं ये एरोज हमें बता रहे हैं कि ये ग्राफ जो है ये स्ट्रांगली कनेक्टेड है। क्यों कनेक्टेड है, बहुत सिंपल से वे में मैं आपको समझाऊंगा। ए, बी और ई जो है ये कनेक्टेड है। कैसे कनेक्टेड है, क्यों स्ट्रांगली कनेक्टेड है। हम नोड ए पर बैठे हैं और हम देखते हैं कि नोड ए से हम नोड बी पे जा सकते हैं और उसके बाद नोड ई पर आ सकते हैं। ठीक है, अगर हम नोड ई के पर बैठे हुए हैं तो हम नोड ई से नोड ए के ऊपर आ सकते हैं। तो इसका क्या मतलब है कि ए से हम ई पे रीच कर सकते हैं और ई से जो है वो हम ए पर रीच कर सकते हैं। इसी तरह बी पर आ जाएं, बी से हम ई और ई के बाद हम ए पर रीच कर सकते हैं। ठीक है, और इसी तरह अगर हम ई को देखें तो ई से हम ए पर जाएंगे और ए के बाद हम बी पर जाएंगे। यानी ये तीन नोड्स ऐसी हैं कि ये तीनों नोड्स एक दूसरे तक किसी भी पाथ से रीच कर सकती हैं। चूंकि ये डायरेक्टेड ग्राफ है, इसमें एरो सिंबल्स मौजूद हैं, ये भी एरोज हैं, लेकिन चूंकि इसको हम इसके ऊपर DFS चल चुका है तो इसलिए ये एजेस जो हैं ये ट्री एजेस को जाहिर कर रहे हैं और हमने इस तरह से इनको बनाया हुआ है। तो आप देखें कि ये कंपोनेंट है। अब देखें, बी से आप सी पर जा सकते हैं, लेकिन सी से कोई ऐसा पाथ मौजूद नहीं है कि आप वापस बी के ऊपर आ सकें। इसलिए ये सी जो है ये बी के अंदर के साथ स्ट्रांगली कनेक्टेड नहीं है। यही काम आप बी से देखें, बी से आप एफ पे तो आ सकते हैं, लेकिन एफ से कोई ऐसा पाथ मौजूद नहीं कि आप बी से दोबारा जो है वो एफ के ऊपर जा सकें। लेकिन ये जो तीनों नोड्स हैं, इन तीनों ये तीनों नोड्स एक दूसरे तक किसी ना किसी पाथ से डायरेक्टली रीच कर सकती हैं। लिहाजा ये तीनों जो हैं ये आपस में कहलाएंगी हमारे पास कि ये स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट है। उसके बाद आ जाएं यहाँ पे, अब ये f है ना, आप f से किसी भी नोड पे जा सकते हैं। कैलकुलेट कर लें, हम f से h की तरफ जा रहे हैं, d की तरफ जा रहे हैं। f से हम गए g के ऊपर, g से हम गए c के ऊपर और c से हम गए d के ऊपर। ठीक है, अब हम देखते हैं कि क्या हम d से वापस f के ऊपर आ सकते हैं। तो d से हम h के ऊपर आएंगे जी, h से हम g के ऊपर जाएंगे और g से वापस हम कहाँ आ रहे हैं, f के ऊपर आ रहे हैं। तो इसका क्या मतलब है, f से हम G तक भी रीच कर सकते हैं और G से हम जो है वो F तक रीच कर सकते हैं। इसी तरह ये जितनी नोड्स हैं, समझ आ रही है, F से आप C तक भी रीच कर सकते हैं, C से आप F तक, इसी तरह F से आप G तक, G से F तक, F से लेकर H तक और H से दोबारा F तक आ सकते हैं। तो ये सारी नोड्स का यही हाल है, इसलिए ये वाला पोर्शन जो है वो ये स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट कहलाता है।
समझ आ गई बात की? ये तो हो गए स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट। दूसरा कॉन्सेप्ट जो आज हमने सीखना है वो है कि हमारे पास कनेक्टेड कंपोनेंट्स कौन से होते हैं। ये कंपोनेंट ग्राफ है, ये यानी ये स्ट्रांगली कनेक्टेड थे, इसके अंदर फिर आगे कंपोनेंट्स भी मौजूद होते हैं। कंपोनेंट ग्राफ की सिंपल डेफिनेशन है वो ये है कि जो डायरेक्टली कनेक्टेड हैं, हर नोड जो है वो दूसरी से कनेक्टेड है। मसलन ये देखें, ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है। यहाँ पर देखें ये दोनों से कनेक्टेड है। यानी ग्राफ डायरेक्शन का होना या ना होना ये नहीं है, लेकिन इनके वर्टिसेस और एजेस जो हैं इन दोनों के दरमियान पाए जाते हैं। इन तीन को हमने अगर कंपोनेंट तस्वर किया है तो हर नोड हर दो दूसरी नोड्स के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है। यानी ए है तो आप देखें बी और ई की तरफ जा रहा है, बी है तो ए और ई की तरफ एज जा रहा है। इसी तरह यहाँ पे देख लें एफ और जी आपस में दोनों की तरफ एज जा रहा है। ये देखें अब इसका एज जो है वो किसी के साथ नहीं जा रहा यहाँ से, इसलिए ये सिंगल नोड कनेक्टेड है, कंपोनेंट है। और ये देखें इसके ऊपर है, यानी स्ट्रांगली कंपोनेंट में, स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट में और कनेक्टेड कंपोनेंट में, यानी पहले पूरा स्ट्रांगली और कनेक्टेड कंपोनेंट में ये छोटा सा डिफरेंस हमारे सामने आया कि वो नोड्स जो अपनी दूसरी नोड्स के साथ कनेक्टेड हैं उनके दरमियान एज मौजूद है, यानी यहाँ से सबके साथ एज मौजूद है और उसका भी उन सब के साथ एज मौजूद है, तो वो एक कंपोनेंट ग्राफ उसके अंदर आ जाएगा। लेकिन स्ट्रांगली कनेक्टेड में क्या है, यानी स्ट्रांगली कनेक्टेड में अगर डायरेक्टली, यानी देखो ना एफ और डी के दरमियान तो कोई डायरेक्टली एज मौजूद नहीं है, लेकिन पाथ मौजूद है, वे मौजूद है। एफ कैन रीच टू डी एंड डी कैन रीच बैक टू एफ, आइदर ऑफ द पाथ कैन बी अडॉप्टेड। तो ऐसी सूरत में हमारे पास ये स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट रहेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ जी कि ये कॉन्सेप्ट है वो आपका बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। थैंक यू वेरी मच जी। अगेन एल्गोरिदम और ग्राफ थ्योरी के बारे में, तो आज का जो कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एजेस के हवाले से। जब एक ग्राफ के ऊपर डीएफएस चलाया जाता है, डेप्थ फर्स्ट सर्च का एल्गोरिदम रन किया जाता है, तो चार किस्म के एजेस जो हैं वो डिस्कवर होते हैं। एक ट्री एजेस होते हैं, बैक एजेस होते हैं, फॉरवर्ड एजेस होते हैं और क्रॉस एजेस होते हैं। इन एजेस को हम किस तरह से डिफ्रेंशिएट करते हैं, हमें इनका किस तरह से पता चलता है कि कौन कौन से ये एजेस हैं, इनके बारे में आज हम जानेंगे जी। ठीक है, फ़र्ज़ करें कि ये हमारे पास एक ग्राफ है और आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर जो एजेस लगे हुए हैं इनको हमने डिफरेंट कलर्स दिए और साथ में मेंशन किया हुआ है कि जो एजेस हमारे पास ब्लैक हैं इनको ट्री एजेस कहते हैं, और जो हमारे पास थोड़े से ब्लूइश हैं इनको हमने बैक एजेस, ग्रीन को हमने फॉरवर्ड, और जो हमारे पास लाइट ब्लू हैं इनको हमने क्रॉस एजेस का नाम दिया है। हमारा हमारा आज का ऑब्जेक्टिव ये है कि हमने इनमें से पहचान करनी है कि ये कौन कौन से एजेस हैं। सॉरी, जैसा कि ग्राफ के ऊपर प्री एंड पोस्ट टाइम लिखा हुआ है, यानी ये इसका डिस्कवरी टाइम लिखा हुआ है और ये इसका फिनिश टाइम लिखा हुआ है 1 और 12। एस से हमने स्टार्ट किया तो एस से हम स्टार्ट करके इसके पास देखते हैं जी आउटर एज एस के पास दो हैं, ये ई पे जा सकता है और जी पे जा सकता है। हम जी की तरफ गए, दो के ऊपर डेप्थ फर्स्ट सर्च है, डी से हमें पता हमें जो है वो हम एफ के ऊपर गए तो हमने इसको 3 लिख दिया। एफ से जब हमने देखा तो ये वापस हमें लेके आ रहा था किसके ऊपर, एस के ऊपर। तो याद रखें ऐसा एज, ठीक है जी, ऐसा एज, ये पहला हमें एज मिला है, एक ऐसा एज कि जिसका जो पॉइंट कर रहा है अपने एंसेस्टर को, ये इसका एंसेस्टर है। एंसेस्टर कौन सा एज होता है, आप किसी एक एज पर पहुंचे हैं, उससे पिछले जितने भी डिस्कवर्ड एजेस होते हैं वो उसके इंसेस्टर एजेस कहलाते हैं। क्योंकि आप देखें ये 3 है और ये 12 है, ये तो बहुत बाद में फिनिश हुआ, ये भी 7 है। हम 1 पे आए, 1 से 2 पे आए, 2 से 3 पे आए, 3 के बाद हम जब देखा तो ये एज जा रहा है एस की तरफ, और एस जो है वो अभी तक फिनिश नहीं हुआ। जब तक ये फिनिश नहीं होता उस वक्त तक ये इंसेस्टर कहला रहा होता है। तो उस सूरत में जो एज होता है उसे हम बैक एज कहेंगे। ठीक हो गया। अच्छा जी, बैक एज के बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट की। ये तो बैक हो गया, खैर
यहाँ से ये बैक हुआ तो हम इसको फिनिश करेंगे 4 को फिनिश करने के बाद जो है वो हम वापस चले जाएंगे 1 के ऊपर। जैसे ही हम 1 के ऊपर आए तो हमें पता चला कि अभी यहाँ पर एक ऑप्शन और मौजूद है ई की तरफ, तो यहाँ से जो है हम ई की तरफ जो है ना वो मूव करेंगे। अब ई की तरफ मूव किया तो यहाँ पे फिनिश टाइम 4 था तो जाहिर है 5 आ गया। 5 से आगे हमने क्या किया, अब 5 से आगे हम मूव करना चाह रहे थे एफ की तरफ, क्योंकि एक ऑप्शन है एफ की तरफ। अब 5 से एफ की तरफ यानी ई से हम एफ की तरफ जा रहे हैं, लेकिन अगर हम गौर से देखें तो एफ जो है ये फिनिश हो चुका था, क्योंकि जब हम यहाँ पर आए थे तो 3 और 4, तो इसका मतलब है ये फिनिश हो चुका था। तो लिहाजा हमने क्या किया, तो ये इंसेस्टर एज नहीं है। इंसेस्टर एज वो होता है कि जो डिस्कवर्ड एज होता है लेकिन फिनिश्ड एज जो है वो नहीं होता है। अगर हम ई की बात करें तो ई 1 की तरफ ये इसका इंसेस्टर एज है, चूंकि ये अभी फिनिश नहीं हुआ, लेकिन 4th चूंकि फिनिश्ड है तो ये इसका इंसेस्टर नहीं बल्कि डिसेंडेंट एज जो है ना वो कहलाएगा। तो किसी एक नोड के ऊपर मौजूद एक ऐसा एज जो किसी दूसरी ऐसी नोड की तरफ जा रहा है जो उसका इंसेस्टर नहीं बल्कि डिसेंडेंट है, डिसेंडेंट नोड बनता है, तो उसे हम कहते हैं कि ये एक क्रॉस एज कहलाएगा। यानी जो डिसेंडेंट की तरफ जा रहा होगा वो उसका क्रॉस एज बनेगा, वो फॉरवर्ड एज नहीं बनेगा, ना ही कि वो बैक एज बनेगा। ठीक है जी। यहाँ पर अब ये हो गया कंपोज, हमने इसको क्लियर कर लिया। यहाँ से हम वापस जाएंगे और चूंकि अब इसके पास इसको हमने फिनिश किया, फिनिश करने के बाद अब यहाँ पर कोई और ऑप्शन मौजूद नहीं है, तो यहाँ से अब हमने वापस जाना है। लेकिन आप देखें कि यहाँ पर एक और एज हमें मिल रहा है जो कि इसके इंसेस्टर से इसकी तरफ आ रहा है। ये ध्यान से सुन लें कि अब हम यहाँ से वापस जाना चाहते हैं, चूंकि इसको हमने फिनिश कर लिया और इसके आगे एक एज क्रॉस है और उसकी तरफ हम नहीं जा सकते, चूंकि वो क्रॉस एज से मुराद क्या है कि आगे तो फिनिश्ड है, हमने वापस जाना है जो इसका इंसेस्टर है। तो अब आप देखें क्या हो रहा है, किसी एक एज पर आप मौजूद हैं और उस एज का जो इंसेस्टर एज है उसकी तरफ से उस नोड को अगर एक एज आ रहा होगा तो ये फॉरवर्ड एज कहलाएगा। लिहाजा हम यहाँ से इसे फिनिश करके वापस 1 के ऊपर आएंगे। ठीक है, अब 1 के बाद हम देखेंगे कि हमारे पास क्या ऑप्शन बचती है। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचती है और वो ऑप्शन ये है कि अब ये फिनिश्ड हो चुका है और ये इसका अभी डिस्कवर्ड एज है, तो यहाँ से 7 को जो है वो फिनिश किया जाएगा। फिर वापस यहाँ पर आएंगे तो अब ये सारे जो हैं वो फिनिश हो चुके हैं, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अब एक एस जो है, एस नोड के पास कोई भी ऐसी नोड नहीं है कि जो अनफिनिश्ड रह गई। यानी ये जी की तरफ जा रहा था, ये भी फिनिश हो चुकी है। इसका एक एज जो है वो ई की तरफ जा रहा था, ये भी फिनिश हो चुका है। इसकी तरफ एक एज जा रहा था, तो अब यहाँ से ये मूव कर जाएगा टूवर्ड्स इट्स थर्ड, क्योंकि 1 2 3 जाते थे तो ये डिस्कवर करेगा ए को। ए पे आएगा, यहाँ से ये डिस्कवर करेगा सी को। सी पे आएगा तो यहाँ आके फिर वही सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी कि अब सी के ऊपर कोई भी एज जो है वो मौजूद नहीं है जो आगे की तरफ जा रहा। अब सी से एक एज तो जा रहा है ई की तरफ, ठीक है। अब अगर ई की तरफ ये जाता है तो ई जो है ये फिनिश्ड है, ई जो है ये फिनिश्ड है, नॉट विजिटेड। अगर ये विजिटेड होता तो ये वाला एज बैक एज होना था, डिस्कवर्ड होता। ये डिस्कवर्ड नहीं है बल्कि फिनिश्ड है। तो किसी भी एज से अगर कोई ऐसा किसी भी नोड से या वर्टिक्स से जो एज मूव करता है किसी ऐसी नोड की तरफ जो ऑलरेडी फिनिश्ड कर चुकी है, ट्रेवर्स हो चुकी है, तो वो क्रॉस एज बन जाएगा। ये क्रॉस एज हो गया जी इसका। हम इसको फिनिश करेंगे, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। फिनिश करेंगे, वापस जाएंगे हम 8 के ऊपर। अब 8 के ऊपर भी जो है ऑप्शन जाके देखी तो इससे एक 6 की तरफ आ रहा था, ये भी क्रॉस हो जाएगा क्योंकि ये डिस्कवर्ड है। फिर इसके पास और कोई ऑप्शन नहीं बची तो हम 8 को जो है वो यानी जो ए वाला है इसे हम फिनिश्ड कर देंगे जी। ये फिनिश हुआ। अब देखेंगे ये 11 नंबर जो है वो फिनिश हो चुका है। अब हम कहाँ जाएंगे जी, अब हम वापस 1 के ऊपर जाएंगे और इधर आएंगे तो ये
12 को फिनिश करेंगे। अब यहाँ तक जो है ये सारे फिनिश हो चुके हैं और ये 2 नोड्स ऐसी हैं जो बिल्कुल अनविजिटेड रह गई हैं, जो बी है और ये डी है। ठीक है, तो हम यहाँ एस से जो है वो ए की तरफ आएंगे और ए से जो है वो हम बी की तरफ, और यहाँ से हम 13 को विजिट करेंगे, फिर हम 14 पे जाएंगे, इसे विजिट करेंगे, इससे आगे सारे क्रॉस एज हैं, इसे फिनिश करके फिर वापस जाएंगे और उसके बाद हम डी को जो है वो देखेंगे। तो हमने देखा बैक एज हमारे पास, और इसी तरह ये हमारे पास फॉरवर्ड एज है, और ये जो है ये सारे के सारे क्रॉस एज है। हमने बैक एज को निकालना सीखा, फॉरवर्ड को निकालना सीखा, क्रॉस को निकालना सीखा। इनके अलावा उस ग्राफ के अंदर जितने भी बाकी एजेस होंगे वो सारे के सारे उसके ट्री एजेस कहलाएंगे, जो कि फर्स्ट टाइम ट्रेवर्स करने में आते हैं। जैसे ये देखें, एस से ए से 3, अगला तो बैक बन गया, फिर वापस आ गए। यहाँ से हम गए थे 8 की तरफ, 8 से गए हम 9 की तरफ, आगे गए तो फिर सारे हमें या क्रॉस मिले या एज मिले। ठीक है, और इसी तरह 13 से आए थे और 13 से हम 14 की तरफ गए थे, तो ये भी हमारे पास जो है वो ट्री एज कहलाएगा जी। ठीक है जी, मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह मैं इसको एक्सप्लेन करने में कामयाब हो गया हूँगा और आपको ये कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो चुका होगा। पेपर में जो 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 पेपर्स आते हैं, जो एग्ज़ाम्स आते हैं, उसमें किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये तो डीएफएस चला हुआ है ना इस ग्राफ के ऊपर, और हमने इसका विजिटेड और फिनिश टाइम कैलकुलेट किया हुआ है। तो याद रखिएगा, विजिटेड और फिनिश टाइम कैलकुलेट होने के बाद ही हम मार्क करते हैं कि हमारे पास ये ट्री एजेस, बैक एजेस, फॉरवर्ड और क्रॉस एजेस जो हैं वो कौन से होते हैं। थैंक यू जी। तो टोपोलॉजिकल सॉर्ट एक एल्गोरिदम है। आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस में भी देखा होगा कि हम बात कर रहे थे डेप्थ फर्स्ट सर्च के ऊपर, ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च के ऊपर। तो आज का जो हमारा शॉर्ट टॉपिक है वो है टोपोलॉजिकल सॉर्ट। मैंने जब इसको गूगल किया तो मुझे सबसे जो बेस्ट लिंक इसका मिला वो गीक्स फॉर स्पीक्स का था। गीक्स फॉर गीक्स का ना, इसमें बड़ा अच्छा लिखा हुआ था। 2 शर्तें हैं जी, आप सिर्फ और सिर्फ उस ग्राफ के ऊपर टोपोलॉजिकल सॉर्ट लगा सकते हैं। नंबर 1 तो वो डायरेक्टेड साइक्लिक ग्राफ होना चाहिए, उसमें लीनियर ऑर्डरिंग को आपने मद्देनज़र रखते हुए वर्टिसेस को रिट्रीव करना होता है। मसलन आप एक एज को रिट्रीव कर रहे हैं जो यू और वी को मिलाता है, तो आपने यू को पहले रिट्रीव करना है और वी को बाद में करना है। डीएफएस में हम ये नहीं करते थे। डीएफएस में हम एक नोड के ऊपर जाते थे और उस नोड से फिर हम अगली नोड के ऊपर जो है, जो उसकी जितनी भी लिंक्ड नोड्स होती थी उनके ऊपर हम दोबारा डीएफएस का एल्गोरिदम चलाते थे, फिर उससे नेक्स्ट इसी तरह हम मूव करते चले जाते थे। लेकिन यहाँ पर तरतीब को हमने मद्देनज़र रखना है और उस तरतीब के मुताबिक ही हमने इसे एग्जीक्यूट करना है। बस जो रूल इसका है वो बहुत शानदार रूल है। इस डायग्राम के मुताबिक जो दिखाया हुआ है, ये देखें, ये ग्राफ है 0 1 2 3 4 5 नोड्स के ऊपर ये मुश्तमिल है। इसमें कुछ नोड्स ऐसी हैं, मसलन ये 0 नोड है, इसके ऊपर आप देखें दोनों इनपुट आ रहे हैं, यहाँ से आगे कोई जो है ना वो पाथ नहीं जाता, तो इस 0 को हमेशा लास्ट पे आना चाहिए, यानी ये इसका एक रूल है। और दूसरी बात ये है कि 2 को पहले आना चाहिए, 5 को बाद में आना चाहिए, ये भी इसका एक रूल है। ठीक है, इस तरतीब के मुताबिक आप इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। आप इसे 4 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें इनकमिंग कोई नहीं, हम 4 से 1 पे चले जाएंगे, और 1 से हम जो है वो 3 पे नहीं जा सकते, क्योंकि 3 में जो 3 जो है आप देखें इसकी तरफ जो है ना वो हमारे पास इनकमिंग है, आउटगोइंग इसका नहीं है। तो इस रूल्स के मुताबिक ये इसका रूल लिखा हुआ है। टोपोलॉजिकल सॉर्ट ऑफ फॉलोइंग ग्राफ 5 4 2 3 1 0 भी हो सकता है, 4 5 2 3 और 1 0 भी हो सकता है। तो जो रूल है वो ये है, टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग के अंदर ऑलवेज वर्टेक्स इन नेगेटिव डिग्री एज 0, यानी इसके अंदर कोई भी इनकमिंग जो वर्टेक्स है या एज है वो नहीं होना चाहिए। जो मशहूर ज़माना इसकी एक एग्जांपल है, वो एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। वो एग्जांपल हमारे पास ये है, एक जन कॉमन लाइफ से ली हुई एग्जांपल है। ये इसका एल्गोरिदम है, जो आपको उसका सूडो कोड है जो आपके जहन में होना चाहिए, आपको याद करना चाहिए। और ये एक मशहूर ज़माना एग्जांपल है, अंडरवेयर, पैंट, बेल्ट, शर्ट, टाई, यानी जिस तरतीब के साथ। अब ये एक रियल लाइफ सिचुएशन है कि जिसके अंदर हमें इन चीज़ों को पहनने के लिए, ड्रेसअप होने के लिए लाजमी है कि हम एक ऑर्डर के अंदर ही
इनको एग्जीक्यूट करेंगे। विदाउट ऑर्डर हम ये ड्रेसअप नहीं हो सकते। तो ये एक क्लियर एग्जांपल है कि कुछ ग्राफ हमारे पास ऐसे होते हैं और के जिनके अंदर हमें टोपोलॉजिकल सॉर्ट के मैकेनिज्म को या एल्गोरिदम को ही एग्जीक्यूट करना पड़ता है। तो इसमें आप देखें कि हम सॉक्स से भी स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि आप देखें इसमें इनकम कमिंग कोई नहीं है, हम यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं और हम शर्ट से भी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, जिस मर्जी तरतीब से आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन जो रूल है इसमें वो ये नहीं है कि हम यहाँ से बेल्ट में डेप्थ फर्स्ट सर्च अगर हम लगाए ना तो हम शर्ट 1 रखेंगे, इसको 2 रखेंगे, फिर इसके आगे नोड्स देखेंगे और फिर बैक एजेस को देखते हुए मूव करेंगे। लेकिन यहाँ पर देखें आप, हम शर्ट से स्टार्ट करते हैं, इसको हमने 1 मार्क किया, उसके बाद हम टाई पे आए, इसको हमने 2 मार्क किया, फिर हम जैकेट पे आए, हमने इसको 3 मार्क किया। यहाँ से अब कोई भी आउट गोइंग पाथ इसका नहीं है, लेकिन इन हो रहा है तो इसलिए हम इसको ट्रेवर्स कर लेंगे, 4 करके फिनिश कर लेंगे, 5 करके फिनिश कर लेंगे। थोड़ा सा फर्क है डेप्थ फर्स्ट सर्च से। उसके बाद जैसे ही 5 फिनिश करके हम शर्ट पे आएंगे तो देखें शर्ट के अंदर जो है ना वो एक लिंक और मौजूद है, आउट गोइंग है, तो हम उसकी तरफ चले जाएंगे, बेल्ट की तरफ। यहाँ पर हम 6 करेंगे और 6 से हमने जाना था जैकेट की तरफ, लेकिन वो ऑलरेडी जो है ना वो रीड हो चुका हुआ है, इसलिए हम 6 के बाद बेल्ट को ही फाइनल करेंगे और इससे आउट गोइंग एज भी कोई नहीं है। इसको बेल्ट करके को फाइनल करके हम दोबारा शर्ट के ऊपर आ जाएंगे। जब यहाँ पर आए तो आप देखें अब इसका कोई भी और आउट गोइंग नहीं, हम इसको 8 के साथ मार्क करेंगे और इसे फाइनल कर लेंगे। तो हमारी ज़रा तरतीब देख लें, 1 2 3, ये विजिट हो गया, फिर हमने इसको दोबारा फाइनल किया 4, फिर इसे फाइनल किया 5, फिर यहाँ पे आगे 6, फिर इसे फाइनल किया और बाद में यहाँ आकर इसे फाइनल किया। अब आप देखें इसके अंदर जो है ना ये हमारी एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गई है। अब हमने फिर उसी तरह स्टार्ट करना है जिसके ऊपर हमारे पास कोई इनकमिंग एज नहीं है। तो हम चले गए यहाँ पे, 9th पे भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, सॉक्स से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी आप कर सकते हैं, जैसा चाहें आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, आपने शर्ट पहन ली है, टाई पहन ली है, जैकेट पहन ली है और उसके बाद आपने बेल्ट को भी देख लिया। तो अब हम जाते हैं 9 के ऊपर। इसको ये जो नोड हमारे पास बिल्कुल डिफरेंट है, इसको हम ट्रेवर्स करेंगे और साथ ही इसे फाइनल कर लेंगे। फिर इसका किसी के साथ लिंक नहीं है, फिर हम वापस आ जाएंगे यहाँ पर सॉक से भी या फिर यहाँ से, जिस मर्जी तरतीब से आप इसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। हम यहाँ पे आ जाएंगे और 11 करेंगे, फिर उसके बाद पेंट पे जाएंगे, 12 करेंगे, यहाँ से चूंकि ये विजिटेड है यहाँ से हम चले जाएंगे शूज़ के ऊपर, शूज़ हमारा फाइनल हो गया, 14 किया, वापस आए, पेंट को 15 किया, वापस आए, हमने अंडरवेयर को 15 किया और उसके बाद हमारे पास एक ही ऑप्शन बचेगी और वो होगी हमारे पास आप देखें 17 सॉक्स की। आप देखें तो अगर 17 हमारे पास एक यानी सॉक्स उसी तरह का एज है जिस तरह का उसके अंदर हमारे पास 0 का एक एज मौजूद था। इसकी एक एग्जांपल ये भी होती है, इसको टोपोलॉजिकल सॉर्ट को इजी वे में लिखने का तरीका ये भी एक तरीका होता है जिसे हम कहते हैं, जिसकी वजह से इसका नाम सॉर्टिंग रखा गया है, कि आप इनको हॉरिजेंटली प्लेस कर लें। तमाम जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं आप उनको हॉरिजेंटली प्लेस कर सकते हैं और उसके बाद उनके एरोज जैसे जैसे एरोज हैं उनको आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। सिंपल है, ये देखें आपके पास सॉक्स है शूज़ के साथ है तो आप यहाँ से एरो लें, शूज़ पे छोड़ दें और इनको आप किसी भी तरतीब से जो है ना वो इसको पुट अप कर सकते हैं और ये आपके पास जो है ना वो एक सीक्वेंस बन जाएगा टोपोलॉजिकल सॉर्ट का जी। तो ये सिर्फ और सिर्फ ऐसी सिचुएशंस में ही होता है जहाँ पर हमने ऑर्डर का ख्याल रखना होता है। कोई ऐसा ट्री जिसके ऊपर जो डायरेक्टेड साइक्लिक ग्राफ भी है, यानी उसमें कुछ साइकिल मौजूद नहीं है, और डायरेक्टेड भी है, अनडायरेक्टेड पे ये अप्लाई नहीं होगा, और जिसमें साइकिल बनता होगा उसके ऊपर भी ये अप्लाई नहीं होगा जी। थैंक यू। ग्राफ एल्गोरिदम्स की बात हो रही थी, तो इसमें बैक ट्रैकिंग एल्गोरिदम जो है वो क्या होता है, उसकी सॉल्यूशन स्पेस क्या है, और हम जो एग्जांपल डिस्कस करेंगे वो आज नैपसैक प्रॉब्लम की एग्जांपल होगी। अगर हम देखें तो समटाइम्स हमें ग्राफ कुछ इस तरह का नज़र आ रहा होता है, ग्राफ एक ट्री की तरह का होता है, तो इसके ऊपर डेप्थ फर्स्ट सर्च और ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च जो होती है ना वो इनफिजिबल हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल हम इसमें से ना एक नोड को तलाश करना चाहते हैं तो डेप्थ फर्स्ट हमें पहले यहाँ लेकर आएगा, फिर आगे ले जाएगा और फिर आगे ले जाएगा, और अगर इसकी इस नोड पर वो एलिमेंट नहीं मिलेगा तो फिर हमें इसी तरह वापस आना पड़ेगा यहाँ पे और फिर हमें नेक्स्ट की तरफ मूव करना पड़ेगा
बीएफएस में और डीएफएस में हम इसी तरीके से मूव कर सकते हैं अगर हम किसी को सर्च करना चाहते हैं। तो ऐसी सूरत में हमें ये अप्रोच जो है वो थोड़ी-सी डिफ़िकल्ट हो जाती है, मतलब हम सर्च करने के लिए लीफ नोड तक, आखिरी नोड तक जाते हैं और फिर अगर हमें वो एलिमेंट नहीं मिलता तो फिर हमें वापस आना पड़ता है। तो इसका जो सॉल्यूशन है वो हमारे पास है बैक ट्रैकिंग एल्गोरिदम, जो कि रिफाइनमेंट है ब्रूट फोर्स की। ब्रूट फोर्स में हम क्या करते हैं, हम सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस को चेक करते हैं। तो उसको रिफाइन करके किसी कॉन्स्ट्रेंट के साथ सेटिस्फाइड करके उसे जो है ना रिफाइन किया गया है। तो एक नई टेक्निक जो है वो बैक ट्रैकिंग वजूद में आई है। हम देखेंगे इसको, इसका जब एग्जीक्यूट करके देखेंगे तो आपको इसकी मुकम्मल समझ आ जाएगी। इसकी जो फिलॉसफी है वो ये है कि जो कंस्ट्रेंट, जो शर्त दी जाती है ना, उस कंस्ट्रेंट की बुनियाद के ऊपर आप कुछ स्टेप्स जो होते हैं उनको हम एलिमिनेट कर देते हैं अपनी सॉल्यूशन स्पेस में से ना, यानी हम उस तरफ जाते ही नहीं है। जैसे ये ट्री है ना, हम यहाँ पे आके एक स्पेसिफिक कंस्ट्रेंट को देखेंगे, अगर ये उस कंस्ट्रेंट को फुलफिल नहीं करता होगा तो हम इस सारे को छोड़ देंगे, इधर जाएंगे ही नहीं। हमें पता है कि इससे आगे वो हमें एलिमेंट नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो इस तरह जब हम एग्जीक्यूट करेंगे तो डेफिनेटली इट वुड वर्क बेटर देन डेप्थ फर्स्ट सर्च एंड ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च। तो वो तरीक़ाकार क्या होगा, किस तरह हम करेंगे, उसकी बुनियाद पर हम देखेंगे। जब हम एक नोड को रिजेक्ट करेंगे तो हम उसके सारे सब ट्री को रिजेक्ट करके बैक ट्रैक कर देंगे और उसकी इंसेस्टर नोड की तरफ हम मूव कर जाएंगे। ठीक है जी। ये कॉम्बिनेशनल सर्च से मिलता जुलता है, क्योंकि इसके अंदर हम पता क्या कर रहे होते हैं, जिस एलिमेंट तक हम पहुंचना चाह रहे होते हैं वो और उसके साथ कंस्ट्रेंट दोनों को मिलाकर हम आगे लेके जा रहे होते हैं। तो इस तरह हम जो है ना वो ज़्यादा अच्छे तरीके से और एफिशिएंट तरीके से हम जो है ना वो फाइनल स्टेज तक पहुंच जाते हैं। ठीक है। हाँ, इसमें भी प्रॉब्लम आ सकती है। अगर इसके वर्स्ट केस टाइम को कैलकुलेट किया जाए तो ये एक्सपोनेंशियल अमाउंट ऑफ टाइम में, यानी इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो एक्सपोनेंशियल है, यानी पावर में चली जाती है ये। तो ज़ाहिर है एक्सपोनेंशियल एल्गोरिदम्स जो होते हैं वो अच्छे एल्गोरिदम कंसीडर नहीं होते, लेकिन ये इसकी वर्स्ट केस है, एवरेज केस इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। अगर हम बात करें इसके सूडो कोड की, तो ये इसका सूडो कोड है। एल्गोरिदम है, मतलब इफ कंडीशन है, उसके बाद हम रिटर्न करते हैं और उसी तरह हम मूव करते रहते हैं और एलिमिनेट करते रहते हैं। ठीक है जी। तो जो एग्जाम्पल हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे वो एग्जाम्पल हमारे पास नैपसैक प्रॉब्लम है, बहुत मशहूर प्रॉब्लम है। वो चोर वाली एग्जाम्पल ना, कि चोर आया है, उसके पास एक थैला है जिसकी कैपेसिटी 8 है और उसके पास वैल्यूज वाली ये आइटम्स हैं 1 2 3 4। इन 4 आइटम्स में से उसने पिकअप करना है ऐसी आइटम्स को जिनकी वैल्यूज भी गिवन है और इनका वेट भी गिवन है, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि वो मैक्सिमम जिस कैपेसिटी को कैरी कर सकता है वो 8 है। तो ये जो मैक्सिमम कैपेसिटी साथ जुड़ी हुई है ना, ये वो स्पेशल कंस्ट्रेंट है जिसकी मैं बात कर रहा था, जो बैक ट्रैकिंग में हमें हेल्पफुल देता है। तो नैपसैक प्रॉब्लम मशहूर प्रॉब्लम है। जो लोग भी एल्गोरिदम्स की क्लास के स्टूडेंट होते हैं, जो एल्गोरिदम्स को पढ़ रहे होते हैं, तो उनको पता है कि नैपसैक प्रॉब्लम में हम जो कंसीडर करते हैं सिनेरियो वो ये होता है कि एक चोर जो है वो घर में दाखिल हो गया, उसके पास एक थैला है और उसने उस थैले के अंदर मैक्सिमम उस थैले की जो कैपेसिटी है वो गिवन है और उसने वो वाली वैल्यूज की चीजें उठानी है जिनका मैक्सिमम वेट होगा। समझ आ रही है ना। वो एक के साथ दो को उठाए, एक के साथ तीन को उठाए, एक के साथ चार को उठाए, तो उसने उनकी वैल्यू को भी मद्देनजर रखना है और उनके वेट को भी मद्देनजर रखना है। ये नैपसैक बहुत ही मशहूर प्रॉब्लम है। इसकी एग्जीक्यूशन जब हम बैक ट्रैक में करते हैं तो सिंपली हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर देखें, यहाँ पर इसको इस तरह से ना हमने लिखा हुआ है 2:3 3:5 4:5 5:5। बस इसको आपने थोड़ा सा समझना है कि इसका मतलब क्या है कॉलन के बाद। जब हम लिखते हैं ना 2,2,3 और कॉलन 11, तो इसका मतलब ये है कि दो एलिमेंट्स ऑफ ईच वेट 2, हम वो दो एलिमेंट उठाएंगे जिनका वेट 2 है, यानी दोनों दो दो चीज़ें वो उठाएंगी जिसका वेट 2 है और एक एलिमेंट वो उठाएंगे जिसका वेट 3 है। तो इस तरह हमारे पास जो इनका टोटल वेट बनेगा हम उसको कैलकुलेट करेंगे टेबल में जाकर, तो वो हमारे पास 11 उसकी वैल्यू बनेगी। मसलन इसी टेबल को देखें, हमने लिखा हुआ है 2 2 3, टेबल में वापस गए तो जो हमारे पास वेट 2 है ये वाला है ना, तो अब इसकी वैल्यू देखें 3, फिर 2 को उठाएंगे तो 3 और 3 कितना हो गया 6,
और उसके बाद कौन सी उठानी है, 3 वाली। तो ये देखें 3 वाली क्या वैल्यू कितनी है, 5। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें 5 जो है ना वो 5 और 3 और 3 ये 11 बनेगा। मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ इसको, ताकि ये टेबल जो है ये हमारे सामने मौजूद रहेगा। तो फिर ही हम प्रॉपर तरीके से जो है ना वो इसे एग्जीक्यूट करने में कामयाब होंगे। ये टेबल हमारे सामने जी। अब आप देखिए यहाँ पे 0 हमने कोई वैल्यू पिकअप नहीं की, ठीक है। उसके बाद हम क्या पिक करते हैं जी, हम आ जाते हैं आगे। अगर मैं दो वैल्यू को उठाऊंगा, आइटम नंबर टू वेट वाली को उठाऊंगा तो इसकी वैल्यू 3 है, तो 2:3 लिख दिया। अगर 3 वेट वाली को उठाऊंगा तो इसकी 5 है, 4 वाली को उठाऊंगा तो इसकी 6 है, और अगर 5 वाली को उठाऊंगा तो इसकी 10 है। ये लिख दें साथ, 2:3, 3:5, 4:5। अब इस दो के साथ ना बाकियों को उठा के देखें। अगर मैं 2 को 2 दफ़ा उठाऊं, 2 तो ये हमारे पास 6 वैल्यू बन जाएगी। अगर मैं 2 और 3 को उठाता हूं तो इसकी वैल्यू 8 बन जाएगी। अगर मैं 2 और 4 को उठाता हूं तो इसकी वैल्यू 9 बन जाएगी। अगर मैं 2 और 5 को उठाऊंगा तो यानी जितने कॉम्बिनेशन है, ब्रूट फोर्स क्या कहता होता है, सारे कॉम्बिनेशन। तो 2 के साथ यानी इसके साथ आप कौन कौन सी दूसरी चीज उठा सकते हैं, तो 2 के साथ मैं 2 को उठा लूंगा। अच्छा, अब इसको आपने ये ज़हन में रखना है कि इनका सम जो है वो 8 से कम रहे। तो 2 + 2 4 है, 2 + 3 जो है ये हमारे पास 5 है, 2 + 4 जो है ये 6 है, 2 + 5 जो है वो 7 है। 8 से ज़्यादा हमने इसको नहीं करना। 3 के साथ आ जाएँ। अब 3 के साथ जब हम उठाएँगे तो 3 के साथ एक 3 को ले सकते हैं, क्योंकि 3 + 3 6 है, तो इसकी वैल्यू जब काउंट करेंगे तो ये 10 हो जाएगी। 3 के साथ हम 4 को ले सकते हैं, क्योंकि 3 और 4 7 के बराबर है। तो ये भी हमारी कैपेसिटी से कम है और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 11। 3 के साथ हम 5 को उठाएँगे, क्योंकि इसकी वैल्यू जो है वो 8 है, और इसका वेट जो बनेगा 3 और 5 8, और जब 3 के कॉलम में जाके वैल्यू देखेंगे 5 है, और 5 के कॉलम में वैल्यू 10 लिखेंगे तो 10 और 5 कितना हो गया, ये 15 हो गया, ठीक है। और ये कॉम्बिनेशन, अब 3 के साथ और कोई कॉम्बिनेशन ऐसा नहीं बनता कि जिसका वेट 8 से ज़्यादा हो। उसके बाद हम आ जाते हैं 4 के पास। 4 के साथ एक ही कॉम्बिनेशन उठाया जा सकता है, 4 और 4 वाला, क्योंकि अगर हम 4 के साथ 2 को उठाएँगे तो वो कॉम्बिनेशन हमारे पास ये मौजूद है पहले, ये देखें। 2 और 4 को हम उठा चुके हैं। 4 के साथ 3 को उठाएँगे तो वो भी कॉम्बिनेशन हमारे पास जो है ना वो 4 और 3 को हम लेंगे तो हमारे पास 7 बन जाएगा, वो ये देखें। 4 और 3 जो है वो पहले कॉम्बिनेशन बन चुका है। तो 4 और 4 को ही उठाएँगे तो 8 बन गया और ये 12 हो गया। 5 के साथ हम किसी और को नहीं उठा सकते, क्योंकि 5 के साथ अगर हम 3 बनाएँ तो 8 बनता है, वो ये पहले हम ले चुके हैं। 5 के साथ 2 उठाएँ तो 7 बनता है, वो हम यहाँ पर ले चुके हैं। इसलिए ये देखें हमने पूरा एलिमेंट और उसका सब ट्री जो है वो छोड़ दिया है। उसके बाद मज़ीद आगे चलते हैं जी। 2 और 2 ये 4 थे, इस 2 और 2 के साथ एक दफ़ा 2 को और मिला लिया, 2 और 2 के साथ 3 को मिला लिया, ये इसके कॉम्बिनेशन बने और ये इसके। अब ये यहाँ तक मैक्सिमम कॉम्बिनेशन जो है ना वो इसके बन गए। अब आप इसमें से देखिए मैक्सिमम वैल्यू किसकी है, तो हमने रिट्रीव किया तो मैक्सिमम वैल्यू 15 वाले की है, बाकी किसी की वैल्यू जो है वो। और ये तो हमें कन्फर्म है कि जब हम कॉम्बिनेशन उठा रहे थे तो ये लेफ्ट साइड पे जो है ये तो 8 से ज़्यादा है ही नहीं, हमने 8 से ज़्यादा कॉन्स्टेंट वाले को उठाया ही नहीं है, ठीक है। तो इस तरह जो मैक्सिमम हमारे पास कॉम्बिनेशन बनेगा वो इसके मुताबिक 15 वाली जिसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी वही हमारी सर्चेबल जो है ना वो नोड होगी, ठीक है जी। तो इस तरह आप बैक ट्रैकिंग एल्गोरिदम को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ये भी बैक ट्रैक का सूडो कोड है, और ये जो आपके सामने आया था ये भी उसका सूडो कोड है। इसकी एग्जीक्यूशन को भी आपको लर्न करना चाहिए, एग्जीक्यूट करना भी आपको आना चाहिए। और अगर पेपर में इसका सूडो कोड आता है तो वो भी आपने लर्न करना होगा। और अगर वैसे पूछा जाता है और आपको कि व्हाट इज़ बैक ट्रैकिंग, तो मेरा नहीं ख्याल कि अगर आपको एग्जीक्यूशन आती है तो आप उसको जो है ना वो एक्सप्लेन नहीं कर सकेंगे। बहुत शुक्रिया जी, थैंक। एल्गोरिदम की बात करेंगे वो हमारे पास है मिनिमम स्पैनिंग ट्री जो है ये क्या होता है। सबसे पहले हम इसको डिफाइन करेंगे, इसे समझेंगे, और फिर इसके ऊपर जो हमारे पास एल्गोरिदम है, क्रुस्कल एल्गोरिदम जो है उसको हम एग्जीक्यूट करके करना सीखेंगे कि उसे हम कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। जब मैंने गूगल किया तो बहुत ही अच्छा एक मुझे लिंक मिला जो ये है हैकरअर्थ.com के
इसमें उसने इसको अच्छे तरीके से डिफाइन किया। बेसिकली मिनिमम स्पैनिंग ट्री जो है, इससे पहले हमने जितने भी ट्रीज पे काम किया वो सारे डायरेक्टेड थे। ये नंबर वन तो ये है कि ये वेटेड ग्राफ की सूरत में है, जिस तरह ये आपके सामने ग्राफ आपको नज़र आ रहा है। नंबर वन तो ये अ, हमारे पास अनडायरेक्टेड ग्राफ है, चूंकि जो एजेस हैं वो किसी की तरफ भी उनकी डायरेक्शन नहीं है। दूसरा ये वेटेड एज्ड हैं। वेटेड एज से क्या मुराद है, इससे पहले एज के ऊपर किसी किस्म का कोई वेट नहीं होता था। जो प्रीवियस हमने टेक्निक्स पढ़ी जिसमें डेप्थ फर्स्ट था, ब्रेड्थ फर्स्ट था और हमारे पास बैक ट्रैकिंग थी, तो ये इस हमारे पास वेटेड एजेस हैं और हमने इसमें से एक सबसेट ऑफ एजेस जो हैं वो रिट्रीव करने हैं। दो शर्तें हैं मिनिमम स्पैनिंग ट्री की कि आपने इसमें से सबसेट ऑफ ग्राफ जो है उसको आपने रिट्रीव करना है विद मिनिमम वेट, और वो ग्राफ जो है उस पे सारी नोड्स को वो कवर करता हो। दोबारा सुन लें कि मिनिमम वेट होना चाहिए उसका और सारी नोड्स को वो कवर करता हो और वो अनडायरेक्टेड हो। जैसे ये हमारे पास ग्राफ है, हमने ये चार जो है ना ये सिलेक्ट कर लिए, जो हमारे पास ये थोड़े से बोल्ड नहीं हमें नज़र आ रहे। हमने इसके वेट को जमा किया, 4 + 5 + 2, तो ये हमारे पास 11 वेट बन गया। लेकिन आप देखें कि ये चारों जो हमारे पास नोड्स हैं उनको कवर कर रहा है। हमारे पास एक मिनिमम स्पैनिंग ट्री ये भी हो सकता है। आप देखें यहाँ से हम गए 4, 1 और 2, तो ये चारों नोड्स और वर्टिसेस जो हैं ये इसमें रिट्रीव हो रहे हैं, तो इसका जो है वो हमारे पास 7 बन रहा है। ठीक है, ये जनरल कॉन्सेप्ट है। इसके बाद जब आप इस आर्टिकल को देखेंगे तो बिल्कुल सिंपल सिंपल इसकी डेफिनेशन लगेगी। एक ग्राफ है आपके पास जी, जो है वर्टिसेस ऑफ एजेस का है, तो आपके पास मिनिमम स्पैनिंग ट्री एक ऐसा जी ग्राफ होगा जो कि सब ग्राफ होगा आपके उस जी का, और हर एज जो है वो उसमें बिलोंग करता होगा। एज सारे उसमें आएंगे, ठीक है, जितने भी आप उस सब ग्राफ के अंदर लेंगे, लेकिन उसकी शर्त क्या होगी, उसकी शर्त ये होगी कि उनका जो सम ऑफ वेट होगा एजेस का वो मिनिमम से मिनिमम होगा, उसको हम जहन में रखेंगे। एक ग्राफ के एक से ज़्यादा मिनिमम स्पैनिंग ट्रीज हो सकते हैं और इसी तरह हम उसमें से किसी एक को भी चूज़ कर सकते हैं। बहुत ही मशहूर मिनिमम स्पैनिंग ट्री जो एल्गोरिदम है, बहुत सी जगह पे हम इसको इस्तेमाल करते हैं। ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम मशहूर प्रॉब्लम है, मल्टी टर्मिनल मिनिमम कट प्रॉब्लम है। इसी तरह नेटवर्क को डिज़ाइन करने के लिए जब हम रूटिंग कर रहे होते हैं या कैलकुलेट करते हैं एफिशिएंट रूट्स, तो वहाँ पर भी हम इसे इस्तेमाल करते हैं। दो बड़े एल्गोरिदम्स हैं जिनकी मदद से मिनिमम स्पैनिंग ट्री को रिट्रीव किया जाता है। उनमें से एक हमारे पास है क्रुस्कल्स एल्गोरिदम, जो आज के हमारे इस लेक्चर का एजेंडा है। हम असल में क्रुस्कल एल्गोरिदम की बात करना चाह रहे हैं आज, लेकिन उससे पहले हमें पता होना चाहिए था कि एमएसटी जो है ये क्या होता है। ठीक है, इसके स्टेप्स हमारे पास क्या हैं। बहुत ही सिंपल तरीन एल्गोरिदम है ये। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो इसकी लिटरेचर में हैं कि जी इसका जो ऑर्डर टाइम है वो ओ वी प्लस ई है। इसका ये रनिंग टाइम, टाइम कम्प्लेक्सिटी के बारे में बताया हुआ है, लेकिन इसकी एग्जीक्यूशन जो है वो वेरी सिंपल है। उसके लिए मैं आपको स्लाइड्स की तरफ लेके चलता हूँ जी, जो इसकी एग्जीक्यूशंस है जी। देखें जी, ये हमारे पास एक एल्गोरिदम गिवन है। सबसे पहले आप क्या करेंगे कि एक एम्प्टी सेट ले लेंगे। स्टार्ट हमने करना है एक एम्प्टी सेट से। ये सेट आपको नजर आ रहा है, एक एम्प्टी सेट A इज इक्वल टू एन एम्प्टी सेट। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। ये मेरे पास ग्राफ आ गया, ये मेरे पास इनिशियल सेट्स आ गए सारे। मैंने A B C D जितनी इसकी नोड्स हैं उनको मैंने सबसेट्स की सूरत में लिख लिया, और ये मैंने अपने पास जो है वो एजेस लगा लिए। इन एजेस को जब मैंने असेंडिंग ऑर्डर में लिखा तो आप देखें मिनिमम वेट जो है वो G और H का है। ठीक है, तो अब मैं सिंपली इसको मूव करूंगा तो मेरे पास ये एज वन जो है इसको मैं रिट्रीव करूंगा। जो सॉरी, एज वन नहीं, एच और जी का जो एज है जिसका वेट हमारे पास 1 है, तो इस एच और जी को हम यूनियन कर लेंगे फाइनल सेट के लिए। ये देखें जी और एच को मैंने यूनियन कर लिया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, हम इससे आगे मूव करेंगे और देखेंगे कि अब मिनिमम कौन सा है। तो जब देखा तो सी और आई जो हमारे पास वर्टिक्स हैं, इसका एज जो है इसका मिनिमम वेट है सबसे ज़्यादा। हमने इसको 2 को जो है ना वो यहाँ से सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, तो उसके बाद हमने चूंकि ऐसा सेट लेना होता है कि जो हमारे पास इस सबसेट में मौजूद ना हो, वरना हम जी और एफ को भी कंसीडर कर सकते थे। सी और एफ को जब हमने यहाँ से फाइंड करना शुरू किया ना तो हमें पहला सी मिला
और इस सी के इस साथ जो है वो हमें एफ मिला, तो इसलिए हमने सी और एफ का मिनिमम वेट जो है ना वो चूज कर लिया। 2 आ गया जी। और अब हम क्या करेंगे कि हमारे पास सी और एफ चूंकि सबसेट हैं, इनकी हमने यूनियन ले ली, तो हमारे पास ये सी और आई जो है, सॉरी सी और एफ नहीं, सी और आई जो है, ये देखें जी, ये मेरे पास यूनियन आ गई इसकी, और एक यूनियन हमारे पास पहले ये बनी थी, ठीक है। उसके बाद अब हम मिनिमम देखें तो हमारे पास जी और एफ का दोबारा हमें मिनिमम मिल रहा है। तो जी चूंकि ऑलरेडी एक सबसेट के अंदर मौजूद है हमारे पास जी और एच, तो हम इसका यूनियन इसके साथ लेंगे क्योंकि इस वक्त ये यहाँ पर मौजूद है। एक तरफ हमारे पास एफ है और दूसरी तरफ हमारे पास जी और एच है। जी और एच जो हैं ये ऑलरेडी यूनियन में जा चुके हैं, लिहाजा एफ जो है इसके साथ यूनियन हो जाएगा और इस तरह हमें मिल जाएगा। इसके बाद मिनिमम वेट अगर हम देखें तो हमें ए और बी का नज़र आएगा जी। हम ए और बी की तरफ चले जाएंगे, ए और बी का हम यूनियन कर लेंगे, फिर हम इसी तरह नेक्स्ट मूव करेंगे तो सी और एफ का हमें मिलेगा। अब सी और एफ जो है ये देखें, सी और आई का पहले मौजूद था, उसके बाद एफ जी एच हमारे पास यहाँ था। इन दोनों सबसेट्स का जब हम यूनियन लेंगे तो हमारे पास सी एफ जी एच और आई जो है ये हमारे पास बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमने मूव किया तो हमें मिला ये आई और जी के दरमियान, लेकिन आई और जी जो है ये ऑलरेडी सबसेट के अंदर मौजूद हैं। वेट इनका 6 था, लिहाजा हम इसको ऐड नहीं करेंगे क्योंकि मिनिमम स्पैनिंग ट्री का एक रूल ये भी है कि इसमें साइकिल नहीं आ सकता, ठीक है ना। अगर हम इसको सिलेक्ट करते हैं तो ये तो एक साइकिल बन जाएगा इस तरह, साइकिल भी नहीं आना। और ये ऑलरेडी चूंकि आई और जी हमारे पास इस सबसेट में मौजूद हैं तो इसका सबसेट नहीं लिया जा सकता, लिहाजा इसको हम छोड़ेंगे जी 6 को। और नेक्स्ट फाइंड करेंगे, हमें 7 मिला। 7 के अंदर अगर आप देखें तो हमारे पास डी जो है वो नई नोड आई है और सी के साथ, और ये जो सी एफ जी एच आई है इसके साथ हम डी का यूनियन लेके ये हमारे पास बनते चले जाएंगे, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास ये 7 आया, 7 में एच और आई है, एच और आई ऑलरेडी सबसेट में मौजूद हैं, इसको भी छोड़ेंगे। फिर हमारे पास ए और एच आएगा, इसका हम यूनियन लेंगे, और इसी तरह उसके बाद हमारे पास 8 आएगा, बी और सी, इसका यूनियन भी नहीं लेंगे। फिर हमारे पास डी और ई 9 आएगा, तो डी हमारे पास एक और सबसेट में है, ई अलहदा सबसेट में है, लिहाजा इसका हम सबसेट लेंगे। तो हमारे पास अब आप देखें इनिशियल सेट हमने जहाँ से शुरू किया था, अब वो सारी के सारे एजेस जो हैं और नोड्स जो हैं वो हमारे पास हमारे फाइनल सेट में आ चुके हैं, ठीक है। यानी देख लें हम, हमने क्या कैलकुलेट किया था, हमने कहा था कि मिनिमम स्पैनिंग ट्री एक ऐसा सेट है कि जो सब ग्राफ होगा इस ग्राफ का, तो ये सब ग्राफ है, ये भी हमने छोड़ा, ये भी छोड़ा, ये भी छोड़ा, ये भी छोड़ा, तो हमने एजेस को छोड़ा हुआ है, ये सब ग्राफ है। लेकिन ये सब ग्राफ जो है उन तमाम नोड्स पर मुश्तमिल है, यानी नोड्स और वर्टिसेस इसमें सारे इन्वॉल्व हैं, लेकिन इसमें जो है ये उसका सब ग्राफ है। तो फिर अब हम इसका वेट जो है जब कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम मूव किया, जो भी अब एजेस आ रहे हैं वो सारे इसके अंदर कैलकुलेट नहीं होंगे क्योंकि वो ऑलरेडी सबसेट के अंदर मौजूद हो चुके हैं। अब ये जो हमारे पास ग्राफ बना है तो इसकी कॉस्ट कैसे निकाली जाएगी, सिंपली इन एजेस के वेट्स को जमा कर लेंगे। 4 जमा 8 जमा 1 जमा 2 जमा 4 जमा 2 जमा 2 और जमा 9। तो इन तमाम जो वेट्स जो हमने, जिन एजेस को हमने ब्लैक किया हुआ है, जिनको हमने ट्रेवर्स किया विद द हेल्प ऑफ क्रुस्कल्स एल्गोरिदम, इन वेट्स को जो है वो हम जब से सम अप कर लेंगे तो हमारे पास इसकी कॉस्ट जो है वो कैलकुलेट हो जाएगी। तो ये हमारे पास था मिनिमम स्पैनिंग ट्री, और मिनिमम स्पैनिंग ट्री के ऊपर हमने एग्जीक्यूट किया है क्रुस्कल एल्गोरिदम को। थैंक यू वेरी मच। प्रिम्स एल्गोरिदम भी जो है मिनिमम स्पैनिंग ट्री ही का एल्गोरिदम है। मिनिमम स्पैनिंग ट्री के अंदर जो हमने कॉन्सेप्ट सीखा था कि हम चाह रहे होते हैं कि हमारे पास एक ऐसा ट्री जो है वो जनरेट हो जाए जिसका जो वेट हो वो बिल्कुल मिनिमम होना चाहिए, ठीक है। ये इसकी कुछ तफसीलात हैं इस हवाले से कि इसका जो टोटल टाइम है वो हमारे पास लॉग वी के नाम से ये, यानी इसका जो कंप्यूटेशनल टाइम है वो बिग ओ और लॉग वी टाइप का ये एल्गोरिदम है। बहरहाल ये इसका सूडो कोड भी लिखा हुआ है, मैं इसकी डायरेक्ट एग्जीक्यूशन के ऊपर जाता हूँ। तो लॉगरिथम टाइप का ये हमारे पास एल्गोरिदम है। तो हम देखते हैं इसकी एग्जीक्यूशन को। फॉर एग्जांपल ये गिवन हमारे पास एक
ट्री है इसके ऊपर हम प्रिम्स एल्गोरिदम कैसे लगाएंगे और किस तरह से हम इसको यूज करेंगे। सिंपल कॉन्सेप्ट इसका, जितनी नोड्स हैं सारी नोड्स को आप लिख लेंगे अल्फा एक अरेंजमेंट के अंदर, और उसके बाद आप जो पहली नोड है उसको 0, क्योंकि इस एज का जो है वो 4 दिया हुआ है, इस एज का 8 दिया हुआ है, तो ए की तरफ कोई एज नहीं आ रहा, तो हम इसके एज को फर्ज करेंगे कि हमारे पास ए जो है ये रूट नोड है, और इसका जो वेट है यानी इस तक जाने की जो कॉस्ट है हमारी, वो हमारी 0 है। तो यहाँ पर आकर हम ए के ऊपर हमारे पास 0 है, तो उसके बाद हम ए के जो एडजेसेंट वर्टिसेस हैं उनको हम फाइंड करने की कोशिश करेंगे। जब हमने ए के एडजेसेंट मैट्रिसेस देखे तो ए को हमने रीड कर लिया यानी ट्रेवर्स कर लिया, उसके बाद हमने इसके एडजेसेंट देखे तो हमारे पास बी और एच आए। ये देखें, ये बी है और ये एच है, दोनों के वेट हमने इसके साथ नोट कर दिए, तो हमारे पास जो इनकी कॉस्ट है वो 4 और 8 है। जो एजेस ए से लेकर बी तक एज है इसके ऊपर 4 लिखा हुआ है, ये इसका वेट है। ए से लेकर एच तक के एज के ऊपर हमारे पास वेरी क्वाइट सिंपल, क्या हम उस एज को सिलेक्ट करेंगे जिसका वेट जो है वो कम है, तो 4 कम है तो हम बी वाले एज को सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक हो गया। अब बी के हम एडजेसेंट देखेंगे। बी के एडजेसेंट हमारे पास कौन कौन से हैं जी, तो देख लें जी। बी के एडजेसेंट हमारे पास एक सी है, सी के 8 हैं, उसके बाद इसका भी एच है, बी से एच हमारे पास मौजूद है, उसके भी हमारे पास सॉरी एच हमारे पास पहले से मौजूद था जो कि 8 था। और बी के पास आप देखेंगे कि हमारे पास ए का एच हम ऑलरेडी 8 डिफाइन कर चुके थे। सी हमारे पास एक नया एज आया जिसकी कॉस्ट हमारे पास 8 है, तो हम इसको जो है ना वो सिलेक्ट कर लेंगे सी की तरफ। सी को हमने जब सिलेक्ट किया, अब सी के एजेस देखेंगे। सी के एज एक हमारे पास डी की तरफ है, उसकी कॉस्ट 7 है। उसके बाद एफ की तरफ है, उसकी कॉस्ट हमारे पास 4 है। और एच हमारे पास इसका एज डायरेक्टली नहीं है, लेकिन ऑलरेडी हम उसको वेट अलॉट कर चुके थे, उसका वेट हमारे पास 8 है। और उसके बाद सी की आई है और आई का वेट जो है वो 2 है। तो अगेन हम मिनिमम को सिलेक्ट करेंगे, तो मिनिमम हमारे पास आई बनेगा, हम आई को रिट्रीव कर लेंगे। उसके बाद आई के एजेस देंगे। आई के एजेस में हमारे पास डी जो है वो ऑलरेडी वेटेड हो चुका हुआ है, तो आई के अंदर हमारे पास एक ही एज बचता है, जी का जो 6 है, जो पहले से वेटेड नहीं था। और उसके बाद हमारे पास एच बनता है। अब एच को हम क्यों रिप्लेस कर रहे हैं? अब तक हमने एच को इसलिए रिप्लेस नहीं किया था क्योंकि पहले एच 8 था और दूसरी जो कॉस्ट थी एच की वो 8 से ज़्यादा आ रही थी। अब यहाँ पर एच की कास्ट जो है वो 7 है, लेस देन है पहले से, इसलिए हम 7 इस 8 को जो है ना अब 7 के अंदर चेंज कर देंगे। ठीक है ना, मैं थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ। देखें, हमारे पास यहाँ पर हमने एच को 8 अलॉट किया था, जब हम बी पर गए तो उस वक्त भी एच उसका एडजेसेंट था, लेकिन उसका वेट 11 था। ये बी से एच की तरफ 11 था, लेकिन ये 11 पहले अलॉटेड वेट की से ज़्यादा था, इसलिए हमने एच को अपडेट नहीं किया, वही मिनिमम उसका बेहतर था। फिर उसके बाद हम सी पर गए तो उस वक्त भी हमने एच को जो है वो अपडेट नहीं किया। लेकिन जब आप किसी एडजेसेंट नोड की तरफ आपके पास नया वेट एलोकेट होता है, जैसे कि इस सिचुएशन में हो रहा है, तो फिर हम उसको अपडेट करके 7 कर देंगे। अब मिनिमम हमारे पास एफ है जी, तो एफ किया जाएगा। एफ के एडजेसेंट देखें तो अब सारे ही हैं, ई भी है, डी भी है, जी भी है और आपके पास एच भी है। अकॉर्डिंगली हम इनके जो नोड्स हैं और इनके जो वेट्स हैं उनको अपडेट कर देंगे जी। तो आप देखें, अब पहले हमारे पास जी रिट्रीव होगा, जी को जब हमने रिट्रीव किया तो अब आप जी के हिसाब से जब देखते हैं तो एच का क्या है 1 है, तो लिहाजा एच को भी हम अपडेट करेंगे 1 के साथ। ठीक है, और जी के हिसाब से हमारे पास ई का अपडेट नहीं होगा और डी का जो है वो भी अपडेट जो है ना वो हमारे पास नहीं होगा। ठीक है जी, अब हम इसको देखते हैं जी। 7 का 7 ही हमारे पास रहेगा। अब हमारे पास 1 वाला रिट्रीव होगा एच, उसके बाद डी होगा और उसके बाद हमारे पास ई हो जाएगा। तो इस तरह हमारे पास जो मिनिमम स्पैनिंग ट्री रिट्रीव हुआ है वो क्या हुआ, ए बी सी और उसके बाद आई एफ जी एच डी और ई। और मिनिमम स्पैनिंग ट्री की तमाम खूबियों को ये फुलफिल करता है। इसके अंदर तमाम नोड्स मौजूद हैं, तमाम वर्टिसेस जो हैं वो इस वक्त आ चुके हैं। यही मिनिमम स्पैनिंग ट्री की खूबी होती है। और इसका जो वेट है अगर हम इस हिसाब से देखेंगे तो सबसे मिनिमम हमारे पास होगा।
मैं उम्मीद करता हूँ कि इसकी एग्जीक्यूशन जो है वो अब आपकी समझ में आ चुकी होगी। अब अगर आप थोड़े से भी लॉजिकल होकर इसका एल्गोरिदम अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं होता कि आपने इसी तरह का सूडो कोड ही लिख के एल्गोरिदम को डिज़ाइन करना होता है। आप अपने अल्फाज में भी बना सकते हैं अगर आपके पास एग्जीक्यूशन है। वैसे भी इस एल्गोरिदम को मेरा नहीं ख्याल कि याद करना जो है ना वो पॉसिबल होता है या याद करना आसान होता है, लेकिन अगर आपको एग्जीक्यूशन स्टेप्स का अंदाजा हो तो फिर आप कुछ ना कुछ एल्गोरिदम जो है वो लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।